अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 94 जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर उसके डिस्कस करेंगे। 94 लेक्चर जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फाइनल टर्म के हवाले से वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो पीछे लेक्चर हमने पढ़े थे उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी सॉफ्टवेयर कितना पायदार है, कितनी देर में वो डाटा दे सकता है, कितना वो सिक्योर कर सकता है डाटा को, उसके बारे में पढ़ा था। तो हम अब जो डिस्कशन है वो डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने रिलेशनल डाटाबेसेस पढ़े थे और इसका इम्प्लीमेंट जो है वो अब करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर में जो है टेबुलर अप्रोच यानी टेबल्स की फॉर्म में जो अप्रोच है वो देखेंगे कि वो किस तरह होती है। लास्ट टाइम जो हमने एक टेबल देखा था bolybooks.com का, ये वाला जो टेबल है हमारे पास bolybooks.com का हमने टेबल देखा था, जिसमें ये टाइटल जो है दिया हुआ है, ऑथर ये ऑथर है हमारे पास, ये पब्लिशर है, प्राइस है और इस इन स्टॉक में मौजूद है कि नहीं, ये वो वाली है। तो इसके साथ एक और टेबल ज्वाइन करेंगे, ये टेबल ज्वाइन करेंगे इसके साथ, जिसमें हमारे पास कस्टमर की डिटेल दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है, उसकी शिपमेंट डेट दी हुई है और उसका जो टाइप है यानी वो एयर के ज़रिए जा रहा है, हवाई जहाज़ के ज़रिए जा रहा है या ज़मीन के ज़रिए उसकी जो मतलब शिपमेंट हो रही है वो उस जो कस्टमर तक पहुंचानी है वो किस उसका जो ज़रिया है वो क्या है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे। ये जो दोनों टेबल हमने देखे, ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इनमें एक शेयर कॉलम होगा जो एक दूसरे इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है। इसमें होता क्या है इन दोनों में कि एक जो मैच होता है वो एक फील्ड से, वो एक टेबल का वो दूसरे जो उसके मुतलका फील्ड होती है उसके साथ जो है फील्ड करेगा, करस्पॉन्ड करेगा और एक थर्ड टेबल जनरेट करेगा, जिसमें जो रिक्वेस्टेड डाटा होगा वो बहुत यानी दोनों टेबल्स का जो रिक्वेस्टेड डेटा होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम होगा यूज़ मैचिंग वैल्यूज़ इन टू टेबल्स टू रिलेट इनटू इन वन टू इन्फो इन दी अदर। इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या होता है कि हम जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों टेबल्स की वो मैच करते हैं और उनको एक दूसरे के साथ जो रिलेट करके उनसे जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी एक की बुनियाद पर दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं और दूसरे की बुनियाद पर जो पहला है उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हु इज़ बॉली बुक्स बेस्ट कस्टमर, यानी bolybooks.com जो सबसे बेस्ट कस्टमर है वो कौन सा है। तो इसके बारे में तो इसका यहाँ पर एक आंसर ये है कि वो शख्स जो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो स्पेंड कर रहा है ऑनलाइन बुक स्टोर पर, इस पर। या फिर इसका एक और आंसर है कि वन कैन प्रोसेस द इन्वेंट्री एंड द शिपमेंट टेबल्स, यानी एक शख्स जो इन्वेंट्री और शिपमेंट टेबल्स को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद एक थर्ड टेबल जनरेट कर रहा है जिसमें कस्टमर के नेम और बुक्स की जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं वो दी हुई हैं, एक ऑर्डर में दी हुई हैं। यहाँ पर ये वो टेबल जनरेट करता है जिसमें हमारे पास कस्टमर है, उसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बुक्स हैं उनकी प्राइस दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सवाल उसने एक और पूछा है कि कैन यू नो प्रोसेस दिस टेबल टू फाइंड द आंसर टू अवर क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन था उसके क्या आंसर हम इससे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि एक टेबल की बुनियाद पर दूसरे के जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम निकालेंगे, या दूसरे की बुनियाद पर पहले की इंफॉर्मेशन निकालेगी, तो वो क्या हम इससे अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपने याद करना है और वो है रेशनल डाटाबेसेस। रेशनल डाटाबेसेस क्या होता है, नाम से ज़्यादा होता है रिलेशनल डाटाबेसेस। रिलेट करता है, क्या करता है, रिलेट किसको करता है, दो टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर रिलेटेड टेबल्स एंड कार रिलेशनल डाटाबेसेस, यानी वो डाटाबेसेस जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स जिसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन है उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, वो क्या होता है, रिलेशन डाटाबेसेस होता है। ठीक है, इसके एक जो आम तौर पर रिलेशनल डाटाबेसेस होता है कहीं भी हो उस वो 10 से लेकर 1000 तक टेबल्स जो उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने ये एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है कि 10 से लेकर 1000 तक टेबल्स जो है वो एक आम रिलेशनल डाटाबेसेस में मौजूद होते हैं। इसका जो हर कॉलम होता है इन टेबल्स का जो हर कॉलम होता है वो कंटेन करता है ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ डाटा। हाँ, तो ये बात ठीक है कि जो हमारे पास कॉलम्स है, जो हमारे पास टेबल्स है उसके जो कॉलम्स बने हुए, एक कॉलम्स अगर बुक्स की प्राइस का है तो उसमें सिर्फ बुक्स की प्राइस ही लिखी हुई होगी। अगर दूसरा कॉलम हमारे पास जो कस्टमर का नेम का है तो उसमें सिर्फ नेम ही लिखे होंगे। तो ये बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हर कॉलम जो इन टेबल्स का है वो एक ही टाइप ऑफ डाटा जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो टेबल्स की रोज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। टेबल्स की रोज़ जो होती हैं, ये रोज़ होती है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। और जो रो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। इनके अंदर जो हमारे पास
इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इनके अंदर जो हमारे पास इन एलिमेंट्स हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन एक बार ये एमसीक्यूज और जो रिलेशनल डेटाबेसेस की डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है। तो जो एक रिलेशनल डाटाबेसेस है वो उसमें जो डाटा होता है जितना भी डाटा होता है वो अपने टेबल्स के अंदर ही उसको क्या करता है, स्टोर करता है। नो वेयर एल्स, यानी कहीं भी दूसरी जगह नहीं करता, अपने टेबल्स के अंदर ही वो उन सारे डाटा को स्टोर करता है। ऑल ऑपरेशंस ऑन डाटा आर डन ऑन दीज टेबल्स, इन टेबल्स पर जो ऑपरेशन डन हो रहे होते हैं या जनरेट हो रहे होते हैं वो टेबल ऑपरेशंस ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेबल्स टेबल्स एंड नथिंग बट टेबल्स, यानी रिलेशनल डाटाबेसेस में जितनी चीज़ भी होगी उसमें सिर्फ टेबल्स ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें से आपने याद नहीं करना, सिर्फ एक ये पहला पॉइंट जो ये आप याद कर लें कि ऑल डाटा इनसाइड द टेबल्स, नो वे एल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है और वो है कि रिलेशनल डाटाबेसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसको आपने इसका जो ये वाला है इसकी शॉर्ट फॉर्म और इसकी लॉन्ग फॉर्म आपने याद रखनी है कि रिलेशनल डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हो गया और एक इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है कि ये हमें फैसिलिटेट यानी हमारी मदद करता है क्या करने में, क्रिएट करने में, पॉपुलेटिंग करने में, मॉडिफाई करने में, क्वेरिंग रिलेशनल डाटाबेसेस, रिलेशनल जो डाटाबेसेस हैं उनको क्रिएट करने में, उनको बनाने में, उनको पॉपुलेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और उनकी क्वेरी जो होती है यानी उनके जो क्वेश्चन हो वो सॉल्व करने के लिए RDBMS जो सॉफ्टवेयर है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास कि इसमें एक्सेस होता है, यानी इसको हम जो चला सकें खुद, ये एक्सेस होता है। और फाइल मेकर जो प्रो है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, ऑब्जेक्टिव RDB है, माई SQL है और पोस्टग्रेस है। ठीक है, इनको आगे भी हम देखेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेसेस में जो हमारे पास ट्रबल है, सबसे पहली मुसीबत है वो क्या है कि जो मोस्ट ऑफ जो करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें जो डाटा इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर है कि जो करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है उसमें कौन सा मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। व्हेन वी वांट टू स्टोर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा इनटू एन RDBMS, जब हम डाटा को RDBMS में स्टोर करना चाहते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा के ज़रिए करेंगे और इसके लिए हमारे सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी, इसको ट्रांसलेट करेंगे सुइटेबल फॉर्म में। RDBMS के लिए जो सुइटेबल फॉर्म है उसमें इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको उसमें जो है ट्रांसलेट करके डाटा को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी मुसीबत है हमारे पास रिलेशन डाटाबेसेस में वो क्या है कि जब हम इससे दोबारा डाटा रीड करने की कोशिश करते हैं दोबारा वापस RDBMS से, तो ये जो डाटा होता है इसको दोबारा किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसलेट करने की, बैक इनटू एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में इसको दोबारा ट्रांसलेट करेंगे फिर ये हमारे इस्तेमाल का आएगा। तो ये जो दो प्रोसेस हैं कि इसको ट्रांसलेट किया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से इसको स्टोर किया, ठीक है, ट्रांसलेट करके, फिर इसको क्या किया, इसको रीड करने के लिए दोबारा इसको ट्रांसलेट किया और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में ले आए। तो ये दो प्रोसेस हैं, ये डिलेज करते हैं और यानी टाइम स्पेंड भी होता है इसमें, प्रोसेसिंग जो है उसको एसोसिएटेड जो है वो भी डिलेज कर देते हैं और इसके में मेंटेनिंग जो ट्रांसलेशन कोड है वो इसके हिसाब से डिसएडवांटेज है क्योंकि ये टाइम स्पेंड करते हैं और ये करंट जो RDBMS हैं उनका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन हमारे पास वो ये है कि हमको इसका डिस्कस करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, वेब पर इन दो टर्म्स को सर्च करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेसेस। ये दो चीज़ें हम सर्च करें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है डाटाबेसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू द साइज़, यानी उसके साइज़ के हिसाब से उसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल डेस्कटॉप और सिंगल यूज़र। तो इसके आपको एक एग्जांपल देता जाऊँगा कंप्यूटर के हिसाब से। ये कंप्यूटर तो है, इसको आप थोड़ा सा ये समझें कि ये MB और GB में बात कर रहे हैं। MB और GB यानी अगर हमारे पास पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप हो तो हमारे उसके पास जो हमारी MB जो उसमें हमारी स्पेस होगी, जो रैम हार्ड होगी, वो हम GB में कम अज़ कम और मैक्सिमम GB में रखेंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल्स है वो टैक है, टैक पेपर्स है, लिस्ट है, मिठाई शॉप इन्वेंट्री है और टिपिकल DBMS सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
तो इसके अगर सर्वर बेस्ड करें मल्टी यूज़र इंटरप्राइजेस जहाँ पर बहुत सारे यूज़र हों, तो वहाँ पर जो डाटा होगा वो जीबी में और टीबी में होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल HBL, ये बैंक है, बैंक में डाटा होगा तो वो क्या टीबी फॉर्म में होगा। Amazon.com उसमें होगा, और Amazon.com का जो डाटा होगा वो जीबी और टीबी में आएगा, वो एमबी में नहीं आएगा। टीपी का जो DBMS इसके लिए इस्तेमाल होता है वो ओरेकल DB2 होता है। ओरेकल और DB2 दो अलग अलग है। जो सीरियसली है ह्यूज डाटाबेसेस होते हैं, उसमें जो डाटा होता है वो टीबी से लेकर पीबी और एक्सबी तक इस्तेमाल होता है। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो 2002 की है कि बाबर एक्सपेरिमेंट एट स्टैनफोर्ड, तो यह 500 टीबी देख सकते हैं आप, 500 टीबी की बात हो रही है यहाँ पर। तो 2005 में अगर देखें LIC डाटाबेसेस एट सर्न, ये 1 XB की बात हो रही। तो ये बहुत ही ह्यूज डाटाबेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। तो इसकी जो एक एग्जांपल है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव या DB है। ये तीन इसकी क्लासिफिकेशन थी, पर्सनल, सर्वर बेस्ड और सीरियसली ह्यूज डाटाबेसेस, इसको आपने याद करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं, जिनमें हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी की है, तो ये जो है यूनिकली आइडेंटिफाइज करने के लिए हार्ड रिकॉर्ड को जो टेबल में मौजूद है उसके लिए इस्तेमाल होती है। क्वेरीज नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये क्या करती है कि हमारे जो सवाल होते हैं उनके जवाब देखने के लिए, उनमें चेंज करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए डाटा में बात कर रहे हैं सवाल की, कि डाटा में जो सवाल होंगे उसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसको व्यू कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारा क्यूरीज में मौजूद होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंबाइन और एक्सट्रैक्ट करना। कंबाइन का क्या मतलब है कि जो मुख्तलिफ टेबल से हमारे पास डाटा आ रहा है उसको एक प्रॉपरली तरीके से उसे कंबाइन कर देना है, ठीक है। और जो हमारे पास डाटा है, डिज़ायर्ड डाटा है, हम अगर कोई डाटा हम देखना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकाल कर देना है। तो फॉर्म्स जो हैं, फॉर्म्स कैन बी यूज फॉर एंटरिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग डाटा। फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं डाटा को इंटर करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए और उसको देखने के लिए, और वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, और एक जो है एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड होता है। ये तीन इसकी सम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। तो जो इसकी फोर्थ एक और इसकी सम टर्मिनोलॉजी में शामिल है जो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और यूज़र फ्रेंडली वे होती है प्रेजेंटिंग डाटा करने के लिए, यानी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक फ्रेंडली वे में क्या होती है, इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर आपने जो याद रखना है वो चीज़ है डाटा नॉर्मलाइजेशंस। ये इस डाटा नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि ये क्या है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में डाटा को एक प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना, तरतीब दे देना, क्या कहलाता है, डाटा नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है। तो इसके दो मेन गोल्स हैं। एक सबसे पहला जो गोल्स है, एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा, यानी जो रिडंडेंट डाटा है, जो फालतू डाटा, उसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। और स्टोरिंग ओनली रिलेटेड डाटा इन अ टेबल, एक टेबल में जो उसके रिलेटेड डाटा होगा वो स्टोर करना है। ये दो चीज़ें इसके जो है मेन गोल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको नाम दिया गया है डाटा माइनिंग का। डाटा माइनिंग क्या होता है, इसको आपने याद रखना है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डाटाबेसेस को एनालाइज करते हैं और जो पैटर्न्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न ये होता है कि मैं ये यहाँ पर एग्जांपल दी, उसको अपने अल्फाज में बयान करता हूँ कि bolybooks.com में उन्होंने एक सेल्स रिकॉर्ड जो था उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद उसमें पैटर्न को दरियाफ्त किया और आइडेंटिफाई किया, और वो पैटर्न वो ये था कि जो 53% थे कस्टमर जिन्होंने किताब बुक ए को ख़रीदा था, तो उन्होंने किताब जो बुक बी थी उसको भी ख़रीदा था। ये पैटर्न उन्होंने दरियाफ्त किया, इसको आइडेंटिफाई किया। तो ये पैटर्न जो है वो गुड यूज़ इस्तेमाल होता है, और डाटा माइनिंग जो है यूटिलाइज होती है इंटेलिजेंस सिस्टम टेक्निक्स में। तो ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम टेक्निक ही समझ लें आप इसको, कि डाटा माइनिंग यानी ये जो उन्होंने आइडेंटिफाई पैटर्न किया कि कस्टमर जो था उसने बुक ए भी ख़रीदी, उसी ने दोबारा बुक बी भी ख़रीदी। तो ये पैटर्न जो है ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम टेक्निक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिमोन्स्ट्रेट करेंगे डिस्कटॉप जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डिस्कटॉप का, उसको हम देखेंगे कि उसका जो फ़ायदा क्या है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है कि हम क्या करेंगे, हमें क्रिएट करेंगे रिलेशनल डाटाबेसेस, ठीक है, न्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दो वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो दो टेबल्स पर मुश्तमिल होगा। हम उन दोनों टेबल्स को पॉपुलेट करेंगे। पॉपुलेट करने के बाद हम उन दोनों टेबल से जो है एक उनको कंबाइन करने के बाद एक रिपोर्ट जो है वो हम निकाल लेंगे। हम जनरेट करेंगे एक रिपोर्ट उन दोनों टेबल्स को कंबाइन करने के बाद, ठीक है।
तो आज के जो लेक्चर था हमारा, इसमें हमने रिलेशन डेटाबेसेस के बारे में देखा और इसका इम्प्लीमेंट किया, इसकी कुछ तकनीक्स देखी और इसके जो सामने इसकी जो समरी थी वो देखी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो इसका 94 लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।